अंधेरे में खड़े कुछ लोग अजीब से अंदाज में हंस रहे थे और उनके चमकते हुए भयानक दांतों को अंधेरे में भी साफ साफ देखा जा सकता था। एक डरा हुआ लड़का उन सब लोगों के बीच फंसा हुआ था, जिसने वहां से भागना चाहा कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। लड़के ने जैसे ही पलटकर देखा तो देखा एक औरत जिसकी आंखें भी किसी भेड़िए की तरह चमक रही थी और उसके पहने पहने दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। कुछ महीनों पहले शाम का सन्नाटा छाने लगा था। राहुल एक कमरे में बैठा हुआ छत को घूर रहा था। राहुल एक अनाथ लड़का था। बड़ी मुश्किल से उसने ग्रेजुएशन परीक्षा पास की थी और अब वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहा था। मगर नौकरी के लिए वो कहीं भी जाता उसे हमेशा मायूस होकर लौटना पड़ता। राहुल के पास रहने के लिए उसका खुद का घर भी नहीं था। वो अपने दोस्त के घर में रहता था, मगर कुछ दिनों से उसका दोस्त भी उस घर को छोड़ने का दबाव बना रहा था। राहुल का दोस्त अमित इस वक्त उससे इसी बारे में बात कर रहा था। तभी अचानक अमित के घर की डोरबेल बजी। राहुल उठकर बाहर गेट पर चला गया। उसने देखा दरवाजे पर एक डाकिया खड़ा हुआ था। इस डाकिये के हुलिये को देखकर राहुल को बड़ा अजीब महसूस हुआ। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें थी, बाल घुंघराले टाइप के बड़े अजीब किस्म के थे। उसने अपने पैरों में जली हुई चप्पल पहनी हुई थी। डाकिये को देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि कोई मुर्दा शमशान से उठकर सीधा यहां चला आया हो। राहुल डाकियों को सवालिया नजरों से देखने लगा। उस डाकिये ने भारी आवाज में राहुल की ओर देखकर कहा, क्या इस घर में कोई राहुल नाम का लड़का रहता है? जी हाँ, मेरा नाम राहुल है। इतना कहकर उस डाकिये ने राहुल को एक लिफाफा पकड़ा दिया। डाकिया राहुल को देखकर रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगा। शाम के हल्के अंधेरे में सड़क पर लगे लट्ठे पर लगे बल्ब की रोशनी में उस डाकिये का चेहरा बड़ा ही भयानक लग रहा था। राहुल ने तुरंत उसके हाथ से उस लिफाफे को पकड़ लिया और उस लिफाफे को देखने लगा। तभी राहुल के कंधे पर उसके दोस्त अमित ने हाथ रखा। ये क्या है राहुल? वही देख रहा हूँ यार, इस डाकिये ने अभी अभी मेरे नाम का लिफाफा मुझे दिया। राहुल की बात सुनकर अमित बुरी तरह से चौंक गया। लेकिन यहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है। अमित के कहने पर राहुल की नजरें डाकिया को इधर उधर तलाशने लगी, मगर वहां सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था। राहुल अपने मुंह में बुदबुदाने लगा। कमाल है, यही तो था, अचानक कहाँ गायब हो गया? अरे चल वो सब छोड़, अब इस लिफाफे को खोलकर देख, कहीं ऐसा तो नहीं इसमें तेरा अपॉइंटमेंट लेटर हो। काश ऐसा ही हो यार। इतना कहकर राहुल लिफाफे के अंदर रखे हुए लेटर को गौर से पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस लेटर को पढ़ रहा था उसके चेहरे पर एक खुशी की चमक आती जा रही थी। राहुल ने खुशी से अमित से कहा, मेरे बुरे दिन खत्म हो गए अमित, मुझे नौकरी मिल गई। अमित ने भी खुश होते हुए वो लेटर अपने हाथ में ले लिया और वो भी लेटर को पढ़ने लगा। मगर अचानक अमित के चेहरे पर कंफ्यूजन साफ दिखने लगी और वो राहुल से बोला, जहां तक मुझे याद है तूने अकाउंटेंट की नौकरी के लिए तो कहीं अप्लाई नहीं की थी, फिर उन्होंने तुझे ये लेटर कैसे दे दिया? अरे यार, हो सकता है मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया हो। वो सब छोड़, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मुझे नौकरी मिल गई। मुझे कल से ही ज्वाइन करना है। जैसे ही मुझे अगले महीने की सैलरी मिलेगी मैं तेरे घर को छोड़ दूंगा। मेरी बात का बुरा मत मान यार, जब तक मेरे पेरेंट्स यहाँ नहीं थे मैंने कभी तुझसे जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन अचानक वो गाँव से यहाँ आने वाले हैं। चल कोई नहीं, तेरी नौकरी की खुशी मुझे तुझसे ज्यादा है। अगले दिन राहुल उस लिफाफे में लिखे हुए पते पर पहुंच गया। उसने देखा कि सुनसान इलाके में एक बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई थी। दूर से उसे उस बिल्डिंग के अंदर कुछ चेहरे नजर आ रहे थे, मगर आसपास सन्नाटा फैला हुआ था। राहुल उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। उसने देखा कि ऑफिस में सभी लोग नीची निगाह किए हुए कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। तभी एक भारी भरकम आदमी जिसकी शक्ल बिल्कुल काली थी राहुल के पास आ गया और घूरते हुए बोला, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमारी बॉस तुम्हें बुला रही हैं। उस व्यक्ति ने एक केबिन की ओर इशारा कर दिया। राहुल धीरे धीरे कदमों से उस केबिन के अंदर चला गया। अंदर जाकर राहुल ने देखा एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। उस औरत ने राहुल को बगैर देखे कहा, बैठ जाओ राहुल। राहुल एक कुर्सी पर बैठ गया और उसने देखा
उस औरत की बड़ी बड़ी आंखें और गोरा चेहरा था, मगर पता नहीं क्यों राहुल को उसके चेहरे को देखकर अजीब सा लग रहा था। उस औरत ने राहुल से कहा, मेरा नाम मारिया है, तुम्हें सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना है और शाम 5 बजे के बाद इस ऑफिस से चले जाना है। सैलरी तुम्हारे अकाउंट में हर महीने आ जाएगी। बस मेरी एक बात याद रखना, 5 बजे के बाद ऑफिस में तुम्हें नहीं रुकना है। अब तुम जा सकते हो। राहुल को अपनी बॉस का बिहेवियर बहुत खराब लगा, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। देखते ही देखते राहुल को उस ऑफिस में काम करते हुए कई महीने हो गए। हर महीने राहुल के अकाउंट में सैलरी आ जाती थी। राहुल ने अब अपने दोस्त अमित का घर छोड़ दिया था और वो किराए के फ्लैट में रहने लगा था। राहुल को उस ऑफिस में जाकर एक बात बड़ी अजीब लगती थी कि उस ऑफिस का कोई भी इंसान एक दूसरे से बात नहीं करता था। उसे उस ऑफिस में काम करते हुए ऐसा महसूस होता था मानो कि वो किसी शमशान घाट पर बैठा हो, जहां हर तरफ मौत का सन्नाटा रहता हो। एक दिन राहुल ऑफिस में अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। राहुल की बॉस मारिया राहुल को यह बोलकर गई थी कि उसे किसी भी कीमत पर आज इस फाइल को कंप्लीट करना है। राहुल अपने काम में इतना व्यस्त हो गया कि इसे वक्त का पता ही नहीं चला। काम पूरा करके राहुल जाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि अचानक उसकी नजर ऑफिस की घड़ी पर पड़ी। उसने देखा घड़ी रात के 11 बजा रही थी, मगर अभी भी ऑफिस के सभी लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। राहुल को यह देखकर बड़ा अजीब लगा। अजीब है, रात के 8 बज गए हैं और अभी भी ये सब लोग ऐसे ही बैठे काम कर रहे हैं और मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला। अचानक राहुल का मोबाइल बज उठा। राहुल ने नंबर देखा तो कॉल उसके दोस्त अमित का था। राहुल ने उसकी कॉल रिसीव की। हेलो अमित, मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ। हाँ, मेरे दिमाग से बिल्कुल उतर गया कि आज तेरा जन्मदिन है। मैं जानता था यार, तेरे दिमाग से उतर गया होगा। मैं इस वक्त कार में हूँ, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं तुझे आकर रिसीव कर लूंगा। राहुल ने लोकेशन अमित के मोबाइल में सेंड कर दी। राहुल ने मोबाइल पर लोकेशन सेंड की ही थी कि अचानक ऑफिस में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो सभी लोग एक साथ राहुल की ओर देखने लगे। अपनी और उन सब लोगों को अचानक इस तरह से देखते हुए देखकर राहुल बुरी तरह से घबरा गया। राहुल ने देखा उन सबके चेहरे बिल्कुल सपाट थे और वो सब राहुल की ओर घूरने लगे। उनके घूरने के अंदाज से राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक ऑफिस की लाइट चली गई, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। मगर ऑफिस के मंजर देखकर राहुल के रोंगटे पूरी तरह से खड़े हो गए। उसने देखा ऑफिस में जितने भी लोग बैठे कंप्यूटर पर काम कर रहे थे उन सब की आंखें अंधेरे में किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। राहुल के शरीर में डर से पसीने की धारा बहने लगी। उसकी सांस उसके गले में अटकने लगी। अचानक वो सब लोग उठकर खड़े हो गए और धीरे धीरे करके राहुल के नजदीक आने लगे। राहुल समझ गया कि जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है। उन लोगों को अपनी तरफ आता देख राहुल पूरी तरह से घबरा गया। आखिर कौन हो तुम लोग? सब राहुल को देखकर अजीब अंदाज में हंसने लगे। राहुल ने भागना चाहा कि तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। राहुल ने जैसे ही पलटकर देखा तो उसने देखा कि एक औरत जिसकी आंखें भी किसी भेड़िए की तरह चमक रही थी और उसके पहने पहने दांत बाहर की ओर निकले हुए थे, वो राहुल को देखकर हंसने लगी। राहुल उस औरत को पहचानता था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी बॉस मारिया थी। अचानक राहुल ने देखा मारिया का चेहरा बेहद भयानक हो गया। मारिया ने भारी आवाज में राहुल की ओर देखकर कहा, मैंने तुमसे मना किया था ना कि शाम 5 बजे के बाद ऑफिस में मत बैठना, और आखिरकार तुमने वही गलती की जो तुमसे पहले और लोगों ने भी की थी। तुम भी अब और लोगों की तरह मारे जाओगे। राहुल कपकपाती हुई आवाज में बोला, आखिर तुम लोग कौन हो? दिन में तुम हमें इंसान कह सकते हो और रात में शैतान। क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि तुम इस ऑफिस में आकर क्या काम करते हो? अचानक राहुल के जहन में एक तेज धमाका हुआ। उसे याद आया कि पिछले कुछ महीनों से वो कंप्यूटर पर केवल उंगलियां चला रहा था, मगर वो कंप्यूटर पर काम नहीं कर रहा था। उसे चाहकर भी याद नहीं आ रहा था। राहुल के चेहरे को देखकर मारिया बेहोशी अंदाज में मुस्कुराने लगी। तुम्हें चाहकर भी कुछ याद नहीं आ पाएगा राहुल, क्योंकि सच तो ये है कि तुम कंप्यूटर पर कोई काम ही नहीं कर रहे थे। तुम्हें यहाँ पर जितने भी लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई जिंदा नहीं है। ये सब मुर्दा हैं
जो इस वक्त तुम्हारे खून के प्यासे हैं। इनमें से कई तुम्हारी तरह इस ऑफिस में काम करने आए थे और यहीं के होकर रह गए, और तुम भी हमेशा इस ऑफिस में रहोगे। मैं तुम्हारा खून पीने के लिए बेताब हूँ। इतना कहकर मारिया ने राहुल का गला कसकर पकड़ लिया। उसकी भयानक सूरत देखकर राहुल के शरीर का खून जमने लगा। ऑफिस के सभी लोगों ने अपनी भयानक चेहरों के साथ उसे चारों तरफ से घेर लिया। तभी अचानक राहुल के कानों में उसके दोस्त अमित की आवाज सुनाई दी। अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ से भाग राहुल। राहुल ने पूरी ताकत से मारिया को धक्का दिया और वो बड़ी फुर्ती से बाहर की ओर भागा। अमित राहुल से मिलने आया था। वो दोनों फुर्ती से उस बिल्डिंग के नीचे कूद गए। कूदने से उन दोनों के शरीर में दर्द तो बहुत हुआ, मगर डर के आलम में वो दर्द उन लोगों को महसूस नहीं हुआ। दोनों बड़ी फुर्ती से कार में बैठ गए। तू तो कहता था कि तू ऑफिस में काम करता है, ये भूतिया ऑफिस है। राहुल कार में ही बेहोश हो गया। आंख खुलने पर उसने अपने आप को अमित के घर पर पाया। अमित के हाथ में एक बेहद पुराना सन 1990 का न्यूज़पेपर था। उसने उस पेपर को राहुल के सामने रख दिया। राहुल न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, जिसमें लिखा था, बिरला बिल्डिंग में आग लगने की वजह से ऑफिस की बॉस मारिया और उसके कर्मचारी जलकर खाक हो गए। मैंने आसपास के लोगों से मालूम किया तो मुझे पता चला कि मारिया का एक पोस्टमैन हुआ करता था जो जलकर मर गया था। मारिया आज भी गरीब लोगों को उस पोस्टमैन के जरिए अपने ऑफिस में बुला लेती है, और शाम 5 बजे के बाद अगर वहाँ पर कोई रुक जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता, क्योंकि उस बिल्डिंग में आग शाम 5 बजे के बाद ही लगी थी। वहाँ के लोगों ने बताया कि आज भी उस बिल्डिंग में लोगों की आवाजें आती है। तू अब तक एक भूतिया ऑफिस में काम कर रहा था। शुक्र मना, अगर मैं नहीं आता तो तू हमेशा के लिए उस भूतिया ऑफिस की गहराइयों में खो जाता। एक औरत जिसका नाम नीलू है, वो अपनी शादी का एल्बम देख रही है और रो रही है। तभी उसकी माँ उसके पास आती है। बेटा, पुरानी बातों को भूल जा, ये सब याद करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन माँ, वो तो मुझसे प्यार करता था ना, तो ये सब क्यों हुआ? देख बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। पुलकित था ही ऐसा, बस तू अब खुद को समझा। दरअसल नीलू और उसके पति पुलकित का डिवोर्स हो चुका था और उसे एलिमनी के रूप में पुलकित का घर मिला था। चल बेटा, तैयार हो जा, कल घर भी जाना है तुझे। अपने भाई कार्तिक को भी ले जा कुछ दिनों के लिए अपने साथ में। मोना का भी थोड़ा मन लग जाएगा। अगले दिन नीलू अपनी बेटी मोना भाई कार्तिक के साथ अपने घर में पहुंच जाती है। नीलू ऑफिस चली जाती है और कार्तिक गेम खेलने में लग जाता है और मोना भी उसके पास ही होती है। तभी घर में मोना को कुछ आवाज आती है। मामा जी, ये कैसी आवाज है? लेकिन कार्तिक तो गेम खेलने में मशरूफ था और वो मोना पर ध्यान ना देते हुए उसका कोई जवाब ही नहीं देता और अपनी गेम में ही खोया रहता है। इसलिए मोना उस आवाज का पीछा करते हुए स्टोर रूम में चली जाती है। वहाँ एक बड़ी सी अलमारी रखी हुई थी। कौन है वहाँ? उस समय मोना के पीछे एक काली भयंकर सी परछाई आ जाती है जो हवा में उड़ रही थी। लेकिन मोना इस बात से बेखबर थी और धीरे धीरे करके उसके पास आने लगती है और उसके एकदम पीछे आकर गायब हो जाती है। तभी वहां पर मोना की नजर एक रुमाल पर पड़ती है जो कि उसके पापा का रुमाल था। मोना रुमाल को उठा लेती है और रोने लगती है। आई लव यू पापा, आपने हमें क्यों छोड़ दिया? मिस यू पापा। और तभी अचानक से सन्नाटा छा जाता है और उस अलमारी से पानी टपकने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो अलमारी के आंसू निकल रहे हैं। मोना को कुछ समझ नहीं आता और वो स्टोर रूम से जाने लगती है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, वहां पीछे उसी की उम्र की एक बच्ची खड़ी थी। मोना उसे देखकर एकदम चौंक जाती है। तुम कौन हो? मेरा नाम परी है। वो बच्ची बहुत ही गंभीर भाव बनाकर अपने मुंह पर उंगली रखकर कहती है, श्श्श, तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे यहाँ खेलने आई हूँ। मेरे बारे में कुछ भी बताना मत किसी को, नहीं तो मेरी मम्मी मुझे बहुत मारेंगी। चलो आओ, अब हम हाइड एंड सीक खेलें। हाँ चलो, हाइड एंड सीक तो मेरा फेवरेट गेम है। ठीक है, तुम स्टोर रूम से बाहर जाओ, मैं छुपती हूँ, तुम मुझे ढूंढना। मोना बाहर चली जाती है और आंखों पर हाथ रखकर काउंटिंग करने लगती है। परी छुपने जाती है
और मोना उसे ढूंढने लगती है। मुझे पता है परी, तुम जरूर यहाँ छुपी होगी। तो वो अलमारी के पास जाती है और अलमारी को थोड़ा सा खोलती है। अंदर काफी अंधेरा होता है, लेकिन तभी अलमारी में उसे डरावनी चमकीली आंखें दिखाई देती है, जो देखने में बड़ी भयानक लग रही थी। मोना तो बहुत डर जाती है और वो जोर से चिल्लाती है और भागकर अपने मामा कार्तिक के पास चली जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है और शाम को नीलू के आने पर मोना उसे सारी बात बताती है। बेटा, जरूर तुझे भ्रम हुआ होगा। डरो मत बेटा, मैं हूँ ना, तेरे मामा भी तो है इस घर में तेरे साथ। पर सच में उसमें कुछ था मम्मी? कुछ भी नहीं है वहाँ, मैंने खुद से चेक कर लिया है। वहीं उनके पीछे परी खड़ी थी, जो कि इन सब की सारी बातें सुन रही होती है और मोना की नजर परी पर पड़ती है। मोना उसका नाम लेने ही वाली होती है, लेकिन परी अपने होठ पर उंगली रखकर उसे गंभीर भाव के साथ उसे अपना सर नाव में हिलाते हुए मना कर देती है और मोना कुछ नहीं कहती। ऐसे ही अगले दिन भी परी अकेले में मोना से मिलने आती और उसके साथ रोज छुपन छुपाई खेलती। 2 दिनों में अचानक से मोना की तबीयत बिगड़ने लगती है। आए दिन उसे कुछ ना कुछ होता ही रहता है और नीलू उसका इलाज एक अच्छे डॉक्टर से भी करवाती है। एक दोपहर में मोना बेड पर सोई हुई थी, तभी मोना, चलो अपनी दवाई खा लो। मामा मुझे नहीं खाना, बहुत कड़वी है। और मोना अचानक से उठकर भाग जाती है और भागते भागते स्टोर रूम में पहुंच जाती है। कार्तिक भी उसके पीछे स्टोर रूम में पहुंच जाता है और देखता है तो मोना वहां नहीं है। मोना, तुम बहुत जिद्दी हो, मुझे पता है तुम उस अलमारी के पीछे छुपी हो, चलो आओ। और तभी सन्नाटा छा जाता है और उस अलमारी के पीछे से मोना निकलती है, जो बदली सी दिख रही थी। मामा छुपन छुपाई खेलते हैं, अगर आप जीत गए तो मैं ये दवाई खा लूंगी। ठीक है, चलो तुम छुप जाओ जाकर। और मोना कहीं जाकर छिप जाती है। कार्तिक उसे बहुत खोजता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। और तभी उसे किचन की अलमारियों से कुछ भयानक सी आवाज आती है। ये क्या था? उसे मोना वहीं खड़ी हुई दिखाई देती है। अच्छा, तो तुम यहाँ हो? वो मोना के पास जाने लगता है, तभी आगे बढ़ते हुए उसकी नजर उस अलमारी के शीशे पर पड़ती है, जो देखकर कार्तिक बहुत चक्का रह जाता है। वो शीशे में देखता है तो उसे वहां मोना नहीं दिखती, पर उसे उसके सामने खड़ी हुई मोना तो दिखाई दे रही थी। वह फिर से एक बार शीशे की तरफ देखता है तो उसे अभी भी मोना की परछाई उस शीशे में दिखाई नहीं देती। वो डर जाता है और डर कर सामने देखता है तो अब वहां भी मोना नहीं होती। कार्तिक अलमारी के पास जाता है और जैसे ही अलमारी खोलता है, वैसे ही कोई उसका हाथ अपनी तरफ अलमारी के अंदर खींच लेता है और वो जोर से मोड़कर बिल्कुल उल्टा कर देता है। कार्तिक जोर जोर से चिल्लाता है। थोड़ी देर बाद अब नीलू घर आती है तो उसे कार्तिक कहीं नहीं मिलता, इसलिए वो पुलिस कंप्लेंट करवाती है। इसी बीच वो अपने घर के बाहर एक औरत को नोटिस करती है, जो कि शायद उसी के घर में नजर बनाई रखी थी। नीलू को उस औरत पर शक आता है। इसके बाद से नीलू के साथ भी अजीब अजीब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। एक रात नीलू सोई हुई थी तो उसे अपने बेड के नीचे से गहरी सांस लेने की तेज आवाजें आ रही थी। अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वह धीरे धीरे डरते हुए बेड के नीचे देखती है तो वहां कोई नहीं होता। जैसे ही वो वापस ऊपर उठती है, उसके सामने मोना बैठी थी। नीलू अचानक उसे ऐसे बैठा देखकर चीख मारती है। मोना, आधी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? डरा ही दिया मुझे। मोना चुपचाप आंखें फाड़कर बैठी रहती है। नीलू उसे कंधे से पकड़कर हिलाती है तो मोना बहुत डरावनी तरह से हंसने लग जाती है। पागल हो गई है, हंस क्यों रही है? चल अब यहीं सो जा। तो मोना वही नीलू के साथ सो जाती है। कुछ ही देर में मोना उठकर जाने लगती है। तभी नीलू उसका चुपके से पीछा करती है और देखती है कि मोना स्टोर रूम की तरफ जा रही है। फिर मोना उस अलमारी में जाकर अलमारी को बंद कर लेती है। कुछ देर तक मोना बाहर नहीं आती तो नीलू अलमारी खोलती है और अंदर का नजारा देखकर उसका दिल दहल जाता है। वो चिल्लाती है। अलमारी में कार्तिक की लाश पड़ी थी और मोना उसके पास बैठी थी। मोना, बाहर आ, तूने बताया क्यों नहीं? मामा छुपे हुए हैं, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। अब हम भी छुपन छुपाई खेले मम्मी। नीलू बहुत परेशान थी और दुखी भी। अगले ही दिन नीलू की माँ भी आ जाती है और कार्तिक का अंतिम संस्कार किया जाता है। इस बात को 2 दिन बीत जाते हैं।
नीलू को पता लगा था कि मोना काफी बदली हुई है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसा क्या हुआ था उसके साथ। मोना बेटा खाना खा लो। नहीं खाऊंगी, मुझे छुपन छुपाई खेलना है, खेलो मेरे साथ। ये लड़की भी ना हर वक्त बस छुपन छुपाई के पीछे पड़ी रहती है। बेटा खा ले फिर खेल लेना। ए बुढ़िया, तू खेलना मेरे साथ। मोना की ये बात सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि मोना कभी भी ऐसे बात नहीं करती थी। नीलू उसे डांटती है, जिससे मोना बहुत गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए वहां से भागती है। वो सारे सामान और बर्तनों को यहाँ वहां पटकने लग जाती है और तभी नीलू को मोना के चेहरे में अपने पति का चेहरा दिखाई देता है। माँ देखो इसे क्या हो गया है, ये तो पुलकित जैसी लग रही है। समझ में नहीं आता, छुपन छुपाई खेल मेरे साथ वरना। नीलू डर के मारे हाँ कर देती है और जाकर कहीं छुप जाती है। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो, बड़ी हसीन हो, मेरी जान हो। किधर छुपी हो? तुम चाहे जितना भी छुप लो, मुझसे नहीं बच पाओगी। नीलू एक पर्दे के पीछे छुपी हुई थी। उसके आंसू बह रहे थे। वो बहुत घबराई हुई थी। ये बात तो पुलकित बोला करता था, लेकिन मोना ये सब क्यों बोल रही है? तभी मोना पर्दे के नीचे से हाथ डालकर नीलू के पैरों को सहलाने लग जाती है। कितने नाजुक पैर हैं। पुलकित तू तो मरेगी अब। इतना कहकर वो नीलू के ऊपर कूद कर चढ़ जाती है और उसका गला पकड़ लेती है। वो उसका गला दबाने लगती है कि तभी पीछे से नीलू की माँ आकर उसका बचाव करने लग जाती है। मोना अब नीलू की माँ पर चढ़कर उसका गला दबाने लगती है। बीच बचाव में नीलू की माँ का सिर दीवार से टकरा जाता है। नीलू की माँ नीलू के पास आती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। नीलू बहुत जोर से चिल्लाती है और डर से सदमे में आ जाती है और रोती रहती है। तभी वहां पर वही औरत आती है जो उस घर पर नजर रखा करती थी। तुम? मैं रिया हूँ। तुम हम पर नजर क्यों रख रही हो? सब कुछ बाद में बताऊंगी। तुम अभी यहाँ से चलो मेरे साथ। रिया वहां से नीलू के साथ घर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी वहां पर मोना आ जाती है। किधर जा रही हो तुम दोनों? मेरे साथ छुपन छुपाई तो खेलो। पुलकित छोड़ दो उसे, वो तुम्हारी बेटी है। वही नीलू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि रिया कौन थी और ऐसे बात क्यों कर रही थी। वो मेरी बेटी है, मेरे साथ जाएगी। मैं तुम लोगों को यहाँ से आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम लोग मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलो और अगर मैंने तुम लोगों को पकड़ लिया तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा और अगर नहीं पकड़ पाया तो ही जाने दूंगा। दोनों भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाते, इसीलिए उन्हें छुपन छुपाई खेलना ही पड़ता है। दोनों बहुत ही डरे हुए छुप जाते हैं, लेकिन बहुत जल्द ही मोना उन्हें पकड़ लेती है और दोनों को हवा में उठाकर यहाँ वहां पटकने लगती है। दोनों को काफी गंभीर चोट आ जाती है। तभी रिया मोना का ध्यान भटकाने लगती है। पुलकित मुझे माफ कर दो, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया। अब मेरा पीछा छोड़ दो। और तभी मोना के शरीर से पुलकित की आत्मा निकल जाती है और वो बिल्कुल रिया के मुंह के पास जाकर जोर से चीख मारती है और रिया अपने हाथ से धीरे से नीलू को अपनी बेटी को वहां से लेकर निकल जाने के लिए इशारा कर देती है। वहीं रिया पुलकित की आत्मा को बातों ही बातों में किचन के पास ले जाती है और माचिस जलाकर अपने साथ घर को भी आग लगा देती है। दरअसल उसने पहले ही गैस को लीक कर दिया था क्योंकि उसे पता था कि यह सब होने वाला था। पुलकित की लाश उसी अलमारी में रखी हुई थी और उसकी लाश जल जाने के साथ ही उसकी आत्मा भी वहां से चली जाएगी। वही नीलू ये सब देखती ही रह जाती है और कुछ दिन बाद उसे पुलिस से पता चलता है कि रिया ने ही पुलकित को मारा था क्योंकि पुलकित उसे बहुत परेशान करने लगा था। रिया ने पैसों के लिए पुलकित से प्यार किया था, लेकिन पुलकित उसे वाकई में पसंद करने लगा था और वो रिया को उसके साथ रहने के लिए ब्लैकमेल कर रहा था। रिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ पुलकित से बात करने के लिए इसी घर में आई थी, लेकिन इसी बीच उनके बीच हाथापाई हो गई थी जिससे पुलकित मारा गया था। भूल भुलैया। कार्तिक, बलजीत और धीरज तीनों ही बहुत पक्के दोस्त थे। धीरज का जन्मदिन मनाकर उसकी गाड़ी में बैठकर तीनों दोस्त अपने घर जा रहे थे। धीरज ने कार्तिक और बलजीत की तरफ देखा तो उसे लगा कि जैसे दोनों नींद में हों।
अरे क्या हुआ बलजीत और कार्तिक, तुम लोग ऐसा क्यों बैठे हो? कुछ बात करो भाई, अभी से नींद आ रही है क्या? मुझे तो सच में नींद आ रही है। चलो तो तुम्हारी नींद भगा देता हूँ बलजीत, चलो हम लोग हॉरर मूवी देखने चलते हैं। इतनी बात सुनते ही बलजीत और कार्तिक दोनों की नींद मानो हवा हो जाती है। अरे भाई मजाक में भी ऐसी बात मत किया कर, तुझे तो पता है मुझे भूतों से कितना डर लगता है। धीरज हंसने लगता है और उन दोनों की एक नहीं सुनता और एक सिनेमा घर के आगे अपनी गाड़ी रोक देता है। कार्तिक और बलजीत नजर उठाकर देखते हैं तो पोस्टर में एक बहुत ही डरावनी फिल्म लगी हुई दिखती है। धीरज हंसने लगता है। क्या हुआ, अभी से डर गए? अरे भाई क्यों हमारी जान के पीछे पड़ा है, तुझे डर नहीं लगता? हमें तो लगता है। धीरज उन लोगों की एक भी बात नहीं मानता और वो 3 टिकट खरीदकर शो देखने के लिए अंदर चला जाता है। वो देखता है कि उस पूरे हॉल में सिर्फ वही 3 लोग बैठे हुए हैं। मुझे तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर हम सिर्फ 3 लोग ही क्यों हैं? धीरज फिर से हंसने लगता है। अरे अब तो और मजा आने वाला है, अब देखता हूँ तुम लोगों का चेहरा कैसे डर के मारे लाल पीला होने लगता है। कार्तिक और बलजीत एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहते हैं क्योंकि फिल्म बहुत ज्यादा डरावनी थी। उसमें एक एक करके सारे दोस्त मरते जाते हैं। आखिर में 3 दोस्त बचते हैं जो अपने फार्म के केबिन में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और एक दोस्त उठकर बाहर चेक करने के लिए जाता है तो उसे फार्म में से कुछ आवाजें आती हैं और वो उन आवाजों का पीछा करता है तो उसे सामने एक आदमी एक तेज हथियार लिए खड़ा दिखाई देता है। वो अपने दोस्तों को आवाज लगाता है लेकिन तभी वो आदमी अपने हथियार से उसका गला 2 टुकड़ों में काट डालता है। उसके बाकी 2 दोस्त उसे ढूंढने के लिए फार्म में अंदर जाते हैं और वहां पर उन्हें सिर्फ अपने दोस्त की लाश दिखाई देती है। वो अपने दोस्त को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं उठता। तभी अचानक से उनका केबिन आग पकड़ लेता है और वो जलने लगता है। वो लोग अपने केबिन की तरफ जाते हैं। वो पलट कर देखते हैं तो उनके दोस्त की लाश गायब हो चुकी होती है। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं। वहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता था जो फार्म में से होकर गुजरता था। दोनों तेज रफ्तार से उस रास्ते पर भागते हैं लेकिन तभी बीच में पानी से भरा हुआ एक गड्ढा आ जाता है। पहला दोस्त उसे पार कर लेता है लेकिन दूसरा दोस्त फिसल जाता है। उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए जाता है। तभी उस गड्ढे में से एक हाथ निकलता है और उस दूसरे दोस्त को पानी के अंदर ले जाता है। तीसरा दोस्त बहुत ज्यादा डर जाता है। वो भागते भागते सीधे अपनी कार की तरफ जाता है और जब वो अपनी कार की तरफ पहुंच जाता है तब वो देखता है कि उसके दोस्तों की लाश उसी कार में पड़ी हुई है। वो घबरा के पीछे भागने के लिए जाता है। तभी अपने सामने वो देखता है एक धारदार हथियार लिए भयानक दिखने वाला आदमी खड़ा हुआ होता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है। इतने में उसके दोस्त की लाशें उसे पीछे से पकड़ लेती हैं और वो आदमी अपने हथियार से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है और जैसे ही वो उसे चक्कू मारने वाला होता है वो हार्ट अटैक से मर जाता है। अरे बाप रे, मर गया, कितनी भयानक फिल्म थी। बलजीत भी कार्तिक की तरह अपनी आंखें बंद किए हुए था। खत्म हो गए क्या, जल्दी बता। धीरज जोर जोर से हंसने लगता है। क्या यार, तुम दोनों बस ये देखकर ही इतनी बुरी तरह से डर गए? अरे क्या तुम लोग बच्चों की तरह डर रहे हो? फिल्म ही तो थी, खत्म हो गई। मुझे तो ये देखकर बहुत मजा आया। वो तीनों दोस्त बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं लेकिन देखते हैं कि दरवाजा बंद है। तभी बाहर से गार्ड कहता है, साहब मेन डोर लॉक हो गया है, आप लोग पीछे के रास्ते से आ जाइए। वो तीनों लोग पीछे निकलने लगते हैं। तभी धीरज देखता है कि एक भूल भुलैया सिनेमा हॉल के पीछे बना हुआ है जिसमें से एक रास्ता मेन रोड तक जाता था। अरे वो देखो, एक भूल भुलैया। हम लोग सीधा सीधा क्यों जा रहे हैं? चलो ना ये रास्ता लेते हैं। देख भाई, हमने भी अभी तक तेरी सारी बातें मानी है, अब तू बस हमें घर लेकर चल, बहुत रात हो चुकी है। कार्तिक सही कह रहा है धीरज, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो मूवी देखने के बाद से हम बस सीधा अपने घर जाते हैं और इस भूल भुलैया से दूर ही रहते हैं। कार्तिक और बलजीत उसे काफी समझाते हैं लेकिन धीरज नहीं मानता और वो ये कहते हुए उस भूल भुलैया में चला जाता है कि चाबी उसके पास है, अगर वो इसमें गुम हो गया तो कोई भी घर नहीं जा पाएगा। कार्तिक और बलजीत ना चाहते हुए भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। थोड़ी ही दूर आने पर वो तीनों देखते हैं कि वहां से आगे जाने के 3 रास्ते हैं। तुम लोग एक काम करो, मैं इस रास्ते से आता हूँ, तुम लोग इन 2 रास्तों से चलो।
कार्तिक धीरज को समझाता है, देखो ये बचपना छोड़ दो, मैं जानता हूँ तुम ये सब हम लोगों को डराने के लिए कर रहे हो। हम लोग डर गए, हम लोग तुम्हारे जितने बहादुर नहीं हैं। ठीक है, अब बस करो। धीरज उनकी बात नहीं सुनता और वो उन्हें बार बार दूसरा रास्ता लेने के लिए कहता है। हार कर वो लोग उस रास्ते पर चलने लगते हैं, पर धीरज जिस रास्ते पर चल रहा था उस पर आगे रास्ता नहीं होता, वो एक डेड एंड होता है। इसीलिए वो वापस आ जाता है और दूसरे रास्ते पर चलने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने उसका दोस्त नीचे पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक भयानक दिखने वाला आदमी एक तेज धारदार हथियार लिए खड़ा हुआ है। जैसे ही वो धीरज को देखता है, अपने हथियार से कार्तिक को मार डालता है। धीरज बुरी तरह से डर जाता है, मानो कि उसकी रूह कांप गई हो उस नजारे को देखकर, और वो दूसरे रास्ते पर भागने लगता है जहाँ पर उसे बलजीत बैठा हुआ मिलता है। अरे तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है बलजीत? चल जल्दी, इस भूल भुलैया में खतरा है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। बलजीत के पैर से खून निकल रहा था। बलजीत चिल्लाते हुए कहता है, मेरा पैर टूट चुका है, मैं दौड़ नहीं सकता। तभी धीरज देखता है पीछे से वही आदमी हथियार लेकर उनके पास चला आ रहा है। धीरज अपने दोस्त बलजीत को छोड़कर वहाँ से भागता है। जैसे तैसे वो उस भूल भुलैया से बाहर निकल जाता है और दौड़ते दौड़ते वो अपनी कार के पास आ जाता है, लेकिन उसकी कार खुलती नहीं। धीरज वापस मुड़कर देखता है तो उसे वही तेज हथियार वाला आदमी सामने नजर आता है। वो आदमी धीरज पर वो हथियार फेंक कर मारता है जिससे उसका हाथ घायल हो जाता है। धीरज को उसके दोस्त दिखाई देते हैं जो लाशों की तरह धीरज की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, जिनके सर कटे हुए थे, और वो धीरज से कहते हैं, हमने तुमसे पहले कहा था ये सब बचपना छोड़ दो, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं मानी। अब तुम्हें भी हमारी तरह ही मरना होगा। इतना कहते ही वो लाशें धीरज के पास आने लगती हैं, जिससे बचकर धीरज भागने की कोशिश करता है पर सफल नहीं हो पाता, और वो दोनों धीरज के पास आकर उसका गला दबाने लगते हैं। धीरज ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, मानो वो कभी रुकने वाला ही नहीं हो। तभी अचानक से उसका दिल धड़कना बंद हो गया और वो जमीन पर गिर जाता है। अगले दिन पुलिस वहाँ जांच करने आती है और पुलिस को उस भूल भुलैया में से मिले सबूतों से पता चलता है कि उन तीनों लड़कों का खून किया गया था, जिसमें से एक दिल का दौरा पड़ने की वजह से मरा था, और ये अपराध एक फरार क्रिमिनल ने किया था, जिसे सुनते ही सब लोग डर जाते हैं। और उसके कुछ ही दिनों बाद उस भूल भुलैया को हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाता है, ताकि भविष्य में इस भूल भुलैया का फायदा उठाकर ऐसा हादसा कोई और ना कर सके। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।